ये सरकार नमस्कार, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। आइए सरकार अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली बात, टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है सर? इन केस ऑफ गुड्स। सर अगर आप टैक्सेबल गुड्स अप्लाई करें तो इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, जहां पे मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है। जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं है वहां पर सर, और सर मतलब जहां पे गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं, तो वहां पे व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, जब आपने इफेक्टिवली गुड्स को डिलीवर किया कस्टमर को, उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे किया है तो सर जब आपने गुड्स रिमूव किया वहां से 6 मंथ और सर बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, मतलब उसने अप्रूवल दे दिया, सप्लाई हो गया, या 6 मंथ बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जब गुड्स रिमूव करते हो वहां पे आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा सरकार। इन केस ऑफ सर्विसेज केस में 30 दिन का वक्त मिलता है टू इशू द इनवॉइसेस, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एंड सर इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के केस में 45 डेज का टाइम है टू इशू द इनवॉइस। आइए सरकार, अगर सप्लाई का वैल्यू इज लेस देन ₹200, इफ द सप्लाई का वैल्यू इज लेस देन ₹200, तो ऐसे केस में आप उस पर्टिकुलर सप्लाई का इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। पर हाँ सर, वहां पे आपको डे एंड पर एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा कि मैंने ये लेस देन 200 वाले जिनके इनवॉइस इशू नहीं किए, वो कौन कौन से गुड्स, कौन कौन से सर्विसेज मैंने सप्लाई करी, उसका एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस डे एंड पे इशू करना पड़ेगा। पर ध्यान देना बच्चों, ये प्रोविजन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है एंड दे डू नॉट वांट द इनवॉइस। आपके कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है तो सर आपको हर एक इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड पर ही इफ दैट पर्सन नीड्स द इनवॉइस तो आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर? सेकंड, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो तो ऐसे केस में आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। सेकंड थिंग, अगर आपके एग्जम्प्टेड सप्लाईज है गुड्स सर्विस तो भी आप क्या इशू करेंगे? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। ध्यान देना बच्चों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जहां पे रेसिपिएंट लायबल होता है वहां पे रेसिपिएंट, ध्यान देना बच्चों, अगर सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी तो रेसिपिएंट खुद ही खुद पे इनवॉइस इशू करेगा। क्लियर? प्लस रेसिपिएंट हमेशा क्या करेगा, जब जब भी सप्लायर को पेमेंट करेगा हमेशा पेमेंट वाउचर इशू करेगा, भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो पेमेंट वाउचर तो इशू करना ही करना है, साथ में आपको खुद पे इनवॉइस इशू करना है, तभी आपको आईटीसी मिल पाएगा, वरना आईटीसी नहीं मिल पाएगा। ध्यान रखना बच्चों। फिर अगर आपने कभी भी एडवांस रिसीव हुआ है तो एडवांस के केस में जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उतने के लिए आपको रिसीट वाउचर इशू करना पड़ेगा। पर सर रिसीट वाउचर के अंदर आपको सर रेट ऑफ टैक्स और सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखना पड़ता है कि इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्टेड। पर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस आपको ये नहीं पता कि वो सप्लाई इंटरेस्टेड होगा कि इंटरेस्टेड होगा, तो एक बार उसको इंटरेस्टेड मानते हुए एक बार आईजीएसटी पे कर देना। और आपको ये नहीं डिटरमाइंड है कि कौन सी सप्लाई वो लेने वाला है, क्योंकि अलग अलग गुड्स अलग अलग रेट्स चार्जेबल होती है और आप अलग अलग गुड्स से सर्विस सप्लाई करते हो, उनमें से कौन सी सर्विस सप्लाई वो लेने वाला है ये नहीं डिफाइंड है। तो एडवांस जब रिसीव हुआ तो एक बार आप 18% टैक्स लगा देना बच्चों। हाँ है ना भाई? यस सर। अब आपने जो एडवांस रिसीव हुआ उसमें से कुछ रिफंड दिया तो यू विल हैव टू इशू द रिफंड वाउचर अगेंस्ट सच अमाउंट ऑफ एडवांस व्हिच यू हैव गिवन टू देम। सर फिर आता है क्या, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अगर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आपके पहले ही टर्मिनेट हो गए बिफोर दी सर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है उस दिन या उससे पहले पहले आपको उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जितने की आपने सप्लाई कर दी है बेटा। क्लियर? ध्यान देना बच्चों। अब मालिक बात आती है क्या, अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जब कस्टमर मतलब रेसिपिएंट और सप्लायर आपस में डिसाइड करते हैं कि सर म्यूचुअली डिसाइड होता है कि या तो सप्लायर उसको पीरियडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा या फिर पीरियडिकली रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा। तो सर जिस दिन रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करा वो दिन, या जिस दिन इसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू किया है रेसिपिएंट को विच एवर इज अर्लियर, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ता है सप्लायर को। एंड सर इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस, सर किसी भी सर्विस को कंटिन्यू सप्लाई सर्विस का बोलते हैं व्हेन एनी ऑफ द सर्विस इज सप्लाइड मोर देन फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस। अब ऐसे केस में या तो कोई इवेंट इनवॉइस कभी इशू करना है, यहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता, ध्यान रखना बेटा। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है तो जब जब कस्टमर का पेमेंट का ड्यू डेट आता है उस दिन उससे पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जितना अमाउंट ड्यू रहा उसके लिए। सेकंड, अगर कोई इवेंट फिक्स है जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी ऑन द फॉर द पेमेंट ऑफ फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है, जितना अमाउंट का लायबिलिटी आ रहा है ऑन द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, उस दिन या उससे पहले उतना अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जब वो इवेंट हो रहा है। क्लियर? एंड सर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, तो ऐसे केस में जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता तब तब उतने उतने अमाउंट का उस दिन या उससे पहले सप्लायर को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये कंटिन्यू सप्लाई सर्विस का केस था, ध्यान देना यहाँ 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। अब मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस इज टू बी इशूड इन 3 कॉपीज, ट्रिप्लिकेट कॉपी में इन केस ऑफ गुड्स, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, डुप्लीकेट फॉर सप्लायर हिमसेल्फ, और सर्विसेज केस में डुप्लीकेट कॉपी में बिल इशू होता है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। क्लियर? सर ध्यान देना बच्चों, अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विस क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो वहां पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करो या फिर आप
अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूडी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप एक्सपोर्ट करो, तो जो भी आपने ऑप्शन लिया वो बिल के ऊपर लिखना पड़ता है आपको, और इनवॉइस पर आपको एंडोर्समेंट देना पड़ेगा, सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी या सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर द बॉन्ड या एलयूडी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। बच्चों क्लियर? सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस, वेरी 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 गुड पॉइंट। एंड सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस बोलता है क्या? सर मस्त पॉइंट नहीं बेटा, ये बढ़िया था गुरु बेटा। सरकार हमने क्या किया है पूरी बुक के अंदर कहीं कहीं इस तरह के मीम्स यूज करे, सो दैट थोड़ा पढ़ते वक्त आपको स्माइल मुंह पे आ जाए सर, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है, वो भी अच्छे से। आइए सरकार, रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है बच्चों? सर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, कब बेटा? मान लो 14 फेब को यू वर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और आपने सर विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। मान लो 1 मार्च को आपने अप्लाई कर दिया, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए। अब अगर 1 मार्च को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया कब? 5 मार्च को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, बट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 14 फेब, क्योंकि विद इन 30 डेज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो सर 14 फेब से लेकर 4 मार्च तक जो आपने सप्लाई किया होगा, उस टाइम पे जो आपने इनवॉइस इश्यू किए होंगे वो नॉर्मल इनवॉइस इश्यू किए होंगे, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। तो ऐसे केस में 14 फेब से लेकर 4 मार्च के बीच में जो भी आपने सप्लाई करा उनके लिए सर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे उन नॉर्मल इनवॉइस का रेफरेंस देते हुए, और सर उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे कस्टमर आपका जो कस्टमर है वो आईटीसी ले सकता है। सेकंड थिंग सर ध्यान देना बच्चों, सर ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। 5 मार्च जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है उसके 1 महीने के अंदर आपको ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। प्लस अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड थे तो आप चाहे तो कंसोलिडेटेड, अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड थे तो आप चाहे तो कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर आपके कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड थे तो बात करो बेटा, अदरवाइज B2B सप्लाई में तो हर इनवॉइस को आपको सेपरेटली इशू करना ही पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड के कस्टमर के केस में सिंगल कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो। पर अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड थे पर आपने इंटरसेट सप्लाई किया था ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹2.5 लाख, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर सप्लाईज का जो 2.5 लाख से एक्सीडेड है उसका आपको सेपरेट रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। भले B2C सप्लाई था, बाकी सारे केस में B2C सप्लाई के केस में आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे, चल जाएगा। क्लियर? अब ये कंटेंट ऑफ द इनवॉइस और वाउचर दे रखे बेटा आपको कि इनवॉइस में और कंटेंट क्या क्या होना चाहिए बेटा। ठीक है, मैंने शानदार वाला टेबल बना के आपको ये दे रखा है, इसको आप एक बार देखेंगे आपका पूरा सारे फॉर्मेट जितने भी इनवॉइसेस के वो सारे कंप्लीट इसमें हो जाएंगे। पर प्लस एक बात को ध्यान रखिए बेटा, अगर आप ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस दे रहे हो बेटा, या फिर आप टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप खुद एक ईसीओ हो या ईसीओ के थ्रू सर्विस दे रहे हो, या फिर आप ओआईडीआर सर्विस दे रहे हो, किसको? अनरजिस्टर्ड कस्टमर को, तो सर इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर सर नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट लिखना ही पड़ेगा, एंड द सेम शैल बी डीम्ड टू बी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब आपके कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है तो हमने पढ़ा था क्या सर, अगर वैल्यू इज ₹50,000 और मोर तो ही आपको कस्टमर का नाम, एड्रेस और स्टेट लिखना पड़ता है। पर सर ध्यान देना बेटा, ओआईडीआर सर्विस, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस या ईसीओ के थ्रू आप सर्विस दे रहे हो या ईसीओ खुद सर्विस दे रहा है, तो ऐसे केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू सप्लाई आपको कस्टमर का स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, सो दैट उससे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो पाएगा। क्लियर? और इसी को एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। क्लियर सर? आइए बच्चों, ये मैंने आपको बुक के अंदर एक सैंपल टैक्स इनवॉइस भी दे रखा है, सो दैट आपका एक विजन तैयार हो जाए कि इनवॉइस के कंटेंट क्या क्या होते हैं आपकी नॉलेज के लिए बच्चों। आइए HSN कोड, सर ध्यान देना, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹5 करोड़ तो 6 डिजिट HSN कोड लिखना पड़ेंगे, और अगर आपका टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर तो ऐसे केस में 4 डिजिट ही HSN कोड लिखना है। पर ध्यान देना बेटा, अगर आपके कस्टमर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, और अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में अप टू ₹5 करोड़ था तो आप चाहे तो HSN कोड नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और सेम प्रोविजन अप्लाई होता है किसके लिए? बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी। ओके डन सर। पर ध्यान रखना, अगर आपके प्रीवियस ईयर में टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ था तो कस्टमर अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड वी डोंट केयर, HSN कोड आपको 6 डिजिट लिखना ही पड़ेगा। आइए इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, मान लो मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और मेरी सप्लाईज कुछ टैक्सेबल और कुछ क्या है, एग्जम्प्ट है, तो मैं चाहूं तो एक सिंगल इनवॉइस इशू कर सकता हूं जिसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाएगी, एग्जाम सप्लाई भी आ जाएगी सर, और उस बिल का नाम होगा क्या? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, और इसमें कंटेंट क्या होगा? जो टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मेट होता है वही इनवॉइस के कंटेंट इसमें सारे होने चाहिए बेटा। क्लियर सर? अब सर कुछ सप्लाईज को स्पेशल डॉक्यूमेंट अलाउ किया, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया क्या, आप चाहे तो कंसोलिडेटेड मंथली एक इनवॉइस इश्यू कर देंगे या कंसोलिडेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू कर देंगे, हम मान लेंगे आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया है सर। जैसे बैंक वगैरह क्या करते हैं, आपका एक मंथली बेस पे स्टेटमेंट इश्यू कर देते हैं, वही इनवॉइस मान लेते हैं, अलग से इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, इनको मंथली कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू करने का ऑप्शन दे दिया है। अब उसके अंदर बोल दिया क्या, उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर सीरियल नंबर नहीं होगा चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं होगा चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस की वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट मे बी अवेलेबल फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, और हाँ ध्यान देना बच्चा, सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। जैसे ई स्टेटमेंट अगर इश्यू हो गया तो सिग्नेचर नहीं होगा तो भी चल जाएगा। जीटी के केस में
बोल दिया क्या सर जीटीओ को टैक्स इनवॉइस में जो सारी इन्फॉर्मेशन तो ही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसाइनमेंट भी होनी चाहिए। जो नॉर्मली क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इनवॉइस के साथ में कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं और इनवॉइस के अंदर उस कंसाइन नोट को लिंक कर देते हैं। कंसाइन नोट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा, ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज in which the goods are being transported, details of the goods transported, details of place of origin and destination, then GST number of the person who is liable for paying the tax, whether as consignor, consignee or GT himself, और जो रूल नंबर 46 में टैक्स इनवॉइस में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो सारी है, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर के लिए बोल दिया क्या, जो टिकट इशू किया है उसी को हम बिल मान लेंगे और उस टिकट के अंदर सीरियल नंबर नहीं हो चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट नहीं हो चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस में वो होनी चाहिए। एंड सर टिकट जो होगा उसी को इनवॉइस मान लेंगे। पर हाँ, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपने इनवॉइस इशू किया है तो ऐसे केस में सिग्नेचर नहीं होगा तो भी चल जाएगा। फिर अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में मूवी एग्जिबिट कर रहे हो उसके लिए टिकट जो इशू किया है उसी को हम इनवॉइस मान लेंगे, बाकी सारी आपको अलग से इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स ऑफ द रेसिडेंट डालने की जरूरत नहीं है उस इनवॉइस में, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो रूल नंबर 46 में टैक्स इनवॉइस के लिए बोली वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लस देन बच्चों यहां पर सर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए बोला है, पर यहां बोल दिया क्या, अगर नॉर्मल जो थिएटर वाले होते हैं जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं वो भी चाहे तो ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। और हाँ एक बात और ध्यान रखना बेटा, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के लिए बोल रखा है क्या, अगर लेस देन ₹200 का टिकट है तो भी आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, भले आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है। सर हमने पढ़ा था ना, लेस देन 200 का अगर बिल होता है तो कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड तो आप चाहे तो बिल इशू ना करे, पर वो प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। मूवी थिएटर के केस में आपको बिल इशू करना ही पड़ेगा। आइए बच्चों, डिलीवरी चालान, जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, वहां पर along with the goods डिलीवरी चालान होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे आप लिक्विड गेट सप्लाई कर रहे हो, वहां पे एट द टाइम ऑफ रिमूवल क्वांटिटी नहीं पता है बेटा, देन आप जॉब वर्क के लिए गुड्स भेज रहे हो या अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई कोई गुड्स भेज रहे हो या अदर नोटिफाइड सप्लाईज आप कर रहे हो, कुल मिला के मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है सर, और वो सप्लाई नहीं तो टैक्स इनवॉइस नहीं है तो सर साथ में क्या होना चाहिए, डिलीवरी चालान होना ही चाहिए। अब सर डिलीवरी चालान में कंटेंट क्या क्या होना चाहिए सर, एब्सोल्युटली ये सारे कंटेंट वही है जो टैक्स इनवॉइस में होते हैं, बस ध्यान रखना बच्चों। सर डिलीवरी चालान में टैक्स अमाउंट भी लिखा होता है, बस फर्क क्या है, टैक्स इनवॉइस इशू करने पर टाइम ऑफ सप्लाई आता है, टाइम ऑफ सप्लाई आ गया मतलब लायबिलिटी आ गई और टैक्स पे करना पड़ता है। पर सर अगर आपने डिलीवरी चालान इशू किया है तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता है, सर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस यही फर्क है बच्चों। डिलीवरी चालान भी ट्रिप्लिकेट कॉपी में इशू होगा सर, फिर डिक्लेरेशन ईवी बिल होगा, ईवी बिल के साथ में सर ईवी बिल में भी डिक्लेरेशन होगा डिलीवरी चालान का बच्चों। अब सर ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, अगर कभी भी गुड्स लॉट से इंस्टॉलमेंट में रिमूव होते हैं या एसकेडी या सीकेडी कंडीशन, सेमी नॉकडाउन कंडीशन, कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में अगर हमने रिमूव किया है तो फर्स्ट लोड जब निकलेगा तो पूरे लोड का आपको टैक्स इनवॉइस फर्स्ट लोड के टाइम पे इश्यू करना पड़ता है, मतलब आपकी लायबिलिटी फर्स्ट लोड के टाइम पे आ जाएगी बेटा। पर देन कस्टमर को वो इनवॉइस नहीं भेजेंगे, इनवॉइस का फोटोकॉपी भेजेंगे अलॉन्ग विद द डिलीवरी चालान ऑफ दैट लॉट। फिर हर लोड जब जाएगा उस लोड का रेस्पेक्टिव डिलीवरी चालान विद द फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस आपको भेजना पड़ेगा। जब लास्ट लोड जाएगा तब उस लास्ट लोड का डिलीवरी चालान साथ में वो ओरिजिनल इनवॉइस जो एंटायर सारे लोड का था वो भेजेंगे। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को जब लास्ट लोड जाएगा तब आईटीसी मिलता है, उसको ओरिजिनल बिल भी तभी मिलना चाहिए बेटा। क्लियर, डन। हमने आईटीसी पढ़ते वक्त भी इसको लिंक किया था बच्चों। आइए नाउ सम सर्कुलर्स आर देयर रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स। आई होप मजा आ रहा है बेटा, आई होप पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको बच्चों। देखिए मालिक, अब यहां बोल दिया क्या, अगर आपने वन स्टेट से अदर स्टेट या विद इन द सेम स्टेट आपने गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे ले जा रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया लेक्चर के अंदर कि सर मान लो सर मैं अपना एक व्हीकल लेके सर होलसेल में कपड़े बेचता हूं बेटा। अब मैं क्या करता हूं, मारुति वैन के अंदर बहुत सारे गुड्स रख लेता हूं और सर बहुत सारे शर्ट रख लेता हूं और सर अपने होलसेलर जो मेरी दूसरी दुकान वाले हैं काउंटर पे जा जाके सेल करता हूं मैं। तो ऐसे केस में सिस्टम क्या होगा सर, अब इसमें कपड़े ले लो एग्जाम्पल के लिए, ज्वेलरी ले लो, कोई भी केस ले लो बेटा, सब में ये प्रोविजन अप्लाई होता है। बोल दिया क्या, ऐसे केस में जब आप मॉर्निंग में निकल रहे हो गाड़ी लेके जिसके अंदर बहुत सारी गुड्स आपने रख दी है तो आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। मान लो 1000 शर्ट है तो 1000 शर्ट का डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा और साथ में बिल बुक साथ में कैरी करनी पड़ेगी। जैसे किसी शॉप पे गए 200 शर्ट बेच दिए, 200 शर्ट का टैक्स इनवॉइस, फिर नेक्स्ट पे 50 शर्ट बेचे, 50 का टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और सर अगर मान लो आपने जो बेचा है वो कस्टमर अगर दूसरे स्टेट में तो ऐसे केस में आईजीएसटी लगेगा, और ऐसे केस में अगर कस्टमर आपके सेम स्टेट में तो सीजीएसटी और एसीएसटी लगेगा अगर वो सेल हो जाता है तो। क्लियर, डन। तो दिस इज हाउ अगर गुड्स आर मूव्ड विद इन द स्टेट होता है या आउटसाइड द स्टेट जाता है तो ऐसे केस में क्या करने का वो मैंने बताया आपको बेटा। क्लियर। सेम वे अगर कोई आर्टिस्ट है जिसने सर पेंटिंग बनाई है, वो अगर गैलरी में आर्ट गैलरी कोई एग्जीबिशन हो रहा है सर वहां पे उसकी पेंटिंग भेजता है जस्ट, तो सर सेम प्रोविजन फॉलो होगा क्योंकि सर वहां पे वो सेल नहीं हो रहा है। सर मेरे यहाँ से जब आर्ट गैलरी जाएगा तब वहां डिलीवरी चालान इशू हो जाएगा, वहां पे जब पेंटिंग बिकेगी तब मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा बच्चों। हाँ है ना भाई। चलिए सरकार, आइए अगर मैंने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजा है फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसाइन बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहली बात सर गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस जा रहा है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं तो वो जीरो रेट सप्लाई भी नहीं हुआ बेटा। क्लियर। सब वापस सुनिएगा बेटा, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिस पर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस
गुड्स भेज रहे हो कहां, आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस में वो गुड्स जब आउट ऑफ इंडिया जा रहा था वो सेल ऑन अप्रूवल बेस पे जा रहा है, एग्जीबिशन के लिए जा रहा है, अभी वो सप्लाई नहीं हुआ है। क्लियर, सप्लाई नहीं हुआ तो वो जीरो रेट सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आएगा, और जीरो रेट सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा तो जीरो रेट सप्लाई के प्रोविजन यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब ऐसे केस में सिंपली आप एक डिलीवरी चालान इशू करोगे इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो आप आउट ऑफ इंडिया ले आ रहे हो। क्लियर, और इन गुड्स के लिए, इस प्रोसीजर के लिए एक अलग से एनेक्सर दे रखा है जिसमें आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे उस फॉर्मेट में, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब सर जब गुड्स बाहर जा रहा है, सिंस वो सप्लाई ही नहीं है, सिंस वो जीरो रेट सप्लाई नहीं, तो वहां पे बॉन्ड और एलयूटी की जरूरत भी नहीं है। क्लियर, अब आप गुड्स बाहर ले गए, अब ध्यान रखना बेटा 6 महीने के अंदर फ्रॉम द रिमूवल आपको या तो इनवॉइस इशू करना है या फिर सर गुड्स रिटर्न मंगानी है। अगर गुड्स रिटर्न हो गई तो बात खत्म बच्चों, पर अगर गुड्स रिटर्न नहीं हुई या फिर मान लो वहां पर एग्जीबिशन में गुड्स अप्रूव हो गया, सेल हो गया, तो जितना गुड्स सेल हो गया उसका आपको अब टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर, पर सर वहां पे ध्यान रखना बच्चों, यू आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स क्योंकि गुड्स एक्सपोर्ट हो चुका है, नो नीड टू पे टैक्स, ऑल्दो आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन नहीं किया, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, पर जो गुड्स बच गया वो 6 महीने में आपको वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। क्लियर, नहीं तो उसका टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे आप आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड नहीं ले सकते, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। पर हाँ, आपने जितनी गुड्स वहां पे विद इन 6 मंथ बेच दी है, जैसे मान लो आउट ऑफ 100 गुड्स 60 यूनिट्स बिक गई थी वहां पे विद इन 6 मंथ, तो 60 यूनिट के लिए आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया होगा, उस पे कोई टैक्स पे नहीं करना है। पर उसमें काम आने वाले इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज पे जो आईटीसी था वो अगर काम नहीं आ रहा तो उसका आप रिफंड ले सकते हो 60 यूनिट का बेटा जो बिक चुकी है विद इन 6 मंथ बच्चों। पर जो 40 यूनिट थी जो सेल नहीं हुई, या तो उसको मंगा लो, नहीं आई तो सर उसको मान लेंगे सप्लाई हो गया तो उस पे सर टैक्स पे नहीं करना, पर उसका आईटीसी का रिफंड भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि एक्चुअली वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, और वो जब वापस आएगा तो उसका क्रेडिट नोट इशू कर देना अगर इनकेस वो गुड्स वापस आता है तो। क्लियर, डन, भारत माता की जय। सरकार, ये विथ एग्जांपल खत्म होता है अब। और हाँ, जब वो गुड्स रिटर्न होती है तो ऐसे केस में सर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो सेल रिटर्न है बेटा, वो आपने कोई एक्चुअली इंपोर्ट नहीं किया था। ओके, डन। सरकार, आइए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी जब अपना क्रेडिट पास ऑन करता है अपनी अदर यूनिट्स को, तो ऐसे केस में आईएसडी भी अपना इनवॉइस इशू करता है। आईएसडी जब अपना इनवॉइस इशू करेगा उसमें क्या क्या कंटेंट लिखेगा सर, वो सब याद रखा है। आईएसडी का नाम, सर उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, देन सर सीरियल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस जो इशू कर रहा है, विच शुड नॉट बी मोर देन 16 कैरेक्टर बेटा। सर डिटेल्स ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, देन किस रेसिपिएंट को गुड्स, किस रेसिपिएंट को वो आईटीसी पास ऑन कर रहा है, उसका नाम, एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर जिसका पेन नंबर सेम होगा बेटा। क्लियर, कितना अमाउंट ऑफ आईटीसी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर सिग्नेचर बेटा। हाँ है ना भाई, ये लिखना पड़ेगा आईएसडी को अपने इनवॉइस पे कितना क्रेडिट पास कर रहा है उसके लिए। अच्छा, आईएसडी को नो डाउट जीएसटीआर 6 तो फाइल करना ही पड़ता है, किसके लिए सर, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पर उसको आईएसडी इनवॉइस भी इशू करना पड़ता है। अब मान लो मेरा आईएसडी था कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में मेरी फैक्ट्री भी थी बेटा, अब आपने मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर जो फैक्ट्री का था उसके नाम का बिल रेज कर दिया, जबकि बिल रेज करना था आपको किसके नाम का, आईएसडी के नाम का, तो आईएसडी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा अगर आईएसडी के नाम पे इनवॉइस होगा, तो आईएसडी के नंबर पे अगर इनवॉइस होगा तो। पर ऐसे केस में आपने गलती से मेरे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर पर इनवॉइस इशू कर दिया और सेम स्टेट में मेरा आईएसडी अगर है तो यार रूल नंबर 54 सब रूल नंबर 1A इंसर्ट करके बोल दिया है क्या, वो जो फैक्ट्री है, जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या करेगा, सेम इनवॉइस, जो इनवॉइस आपने मेरे को उस नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर पे इशू कर देता, सेम एज इट इज इनवॉइस इशू करके आईएसडी को बिल लिख देगा कौन, मेरा वो नॉर्मल यूनिट, और नॉर्मल यूनिट से क्रेडिट पास हो जाएगी आईएसडी के पास, और फिर आईएसडी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्लियर, डन। आइए सर, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट सेक्शन नंबर 34 बोलता है क्या सर, सबसे पहली बात क्रेडिट नोट की बात कब आएगी सर, डेबिट नोट की बात कब आएगी, 4 इवेंट, 4 में से कोई भी अगर केस हुआ तो क्रेडिट नोट की बात आएगी। व्हेनेवर टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स का अमाउंट, सर आपने बिल में जो चार्ज किया वो ज्यादा था, क्लियर, देन दी अमाउंट पेएबल, या फिर गुड्स रिटर्न कर दी थी, या फिर अमाउंट पेएबल वाज मोर, क्लियर, या फिर सर गुड्स वर या गुड्स सर्विसेज वर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। हाँ है ना भाई, या तो टैक्स का अमाउंट ज्यादा लिख दिया था, या आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्यादा लिख दिया था बेटा, या गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव या डेफिशिएंट, या फिर आपने सर कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो इन 4 केस में क्रेडिट नोट कैन बी इशूड बाय द सप्लायर। ध्यान देना, डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, हम जीएसटी वाली बात कर रहे हैं बेटा, डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो, सप्लायर ही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। पर क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम नोट दे रखा है बच्चा कि सर जिस टैक्स पीरियड के रिलेटेड वो सप्लाई था, टैक्स इनवॉइस था जिससे रिलेटेड आपको क्रेडिट नोट इशू करना है, तो सर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स इनवॉइस इशू हुआ उसके बाद सर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्या कर सकते हो सर, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, उसके बाद क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे। डेबिट नोट की अगर हम बात करें
तो आपने सर वैल्यू कम लिखी थी या फिर टैक्स का अमाउंट कम लिखा था, बाद में वो बढ़ गया, तो ऐसे केस में आप डेबिट नोट रेज करेंगे, पर डेबिट नोट रेज करने का कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा है, आप डेबिट नोट कभी भी इशू कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब सर ध्यान देना बेटा, मल्टीपल इन्वॉइसेस के लिए सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड, मल्टीपल इन्वॉइसेस के लिए सिंगल डेबिट नोट कैन आल्सो बी इशूड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आप ध्यान रखना बच्चों, सर जितने भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के लिए आप सिंगल डेबिट नोट या जितने भी इन्वॉइसेस के लिए आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करो, उसका इन्वॉइस नंबर का रेफरेंस आपको उस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में देना पड़ेगा। ध्यान देना बच्चों, अगर कभी भी आपने जो टैक्स पे किया था वो सेक्शन नंबर 74, 129 या 130, सर ये जो फ्रॉड वाले सेक्शंस थे बेटा, उसकी वजह से आपने टैक्स पे करना पड़ा और वो टैक्स का अमाउंट आप कस्टमर से रिकवरी करो बाय डेबिट नोट, तो ऐसे केस में आपको डेबिट नोट के ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल। याद है बेटा, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 के लास्ट क्लोज में भी लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई टैक्स पे किया इन पर्संस ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 या 130, तो रेसिपिएंट को कोई आईटीसी नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में डेबिट नोट पे लिखना पड़ता है ऊपर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल बेटा। आइए बच्चों, सर अगर कभी भी टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स या मेडिसिन रिटर्न होती है तो उसके लिए सिस्टम क्या होता है, अच्छा ये एग्जांपल भले ही मेडिसिन के लिए दे रखा है, पर आप कोई भी गुड्स के रिटर्न के लिए ये प्रोविजन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात, अगर आपने सर जो गुड्स रिटर्न मंगाई है वो विद इन द टाइम लिमिट जिसके अंदर क्रेडिट नोट इशू हो सकता है, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने वो गुड्स रिटर्न हुई तो क्रेडिट नोट के मैकेनिज्म आप सर गुड्स को मंगा सकते हो। और ऐसे केस में जितना आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया था उस पे जो टैक्स का अमाउंट था सर उतना ही, जितना गुड्स वापस रिटर्न हो रहा है उतना, जितना गुड्स रिटर्न हो रहा है उतना प्रोपोर्शन आपका जीएसटी का लायबिलिटी कम हो जाएगा, रेसिपिएंट को उतना प्रोपोर्शन आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर। और सर अगर वो गुड्स आपने रिटर्न मंगाया और फिर उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि गुड्स एक्सपायर हो गई थी, तो ऐसे केस में जितना आपने उन गुड्स के मैन्युफैक्चरर पे इनपुट और इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स के परचेज पे आपने आईटीसी लिया था, उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा अगर क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स रिटर्न। पर अगर मान लो क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम नोट निकल चुका, तो ऐसे केस में जब अपने कस्टमर से गुड्स आप मंगा रहे हो, क्योंकि सर टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स आपको मंगानी ही पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, तो ऐसे केस में सर ये मान लेना कि वो फ्रेश सप्लाई था, और फ्रेश सप्लाई था तो मान लेंगे कि उस रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर गुड्स बेच दिया है। ऐसे केस में सेल रिटर्न जो हो रहा है वो ये मान लेना कि उसने सेल किया है किसको, जो रिटर्न ले रहा है उसको बेटा, तो ऐसे केस में वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, उस टैक्स इनवॉइस के बेस पे उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब अल्टीमेटली उसका आईटीसी उतना रिवर्स हो जाएगा। पर मैन्युफैक्चरर के पास जब गुड्स वापस रिटर्न होगी तब वो क्या होगा, अल्टीमेटली गुड्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसे केस में परचेज गुड्स जो रिटर्न हुई मान लेंगे उसने परचेज किया, उस पर जो टैक्स लगा हुआ है, जो ओरिजिनली उसने सेल के टाइम पे टैक्स लगाएगा, उतना जितना गुड्स रिटर्न हुआ उतना प्रोपोर्शनल उसने टैक्स लगा के दिया होगा बिल पे बेटा, उतना आपको सर मैन्युफैक्चरर को आईटीसी नहीं मिलेगा। कारण क्या है, उन मेडिसिन को क्या करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है, और अगर आप कोई भी गुड्स को डिस्ट्रॉय करते हो तो ऐसे इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। भारत माता की जय। सरकार इस पे फर्क क्या बेटा, क्रेडिट नोट के थ्रू अगर गुड्स आएगी तो जितनी गुड्स रिटर्न हुई है उसके इनपुट स्टेज पे जो टैक्स पे किया था उसका आईटीसी रिवर्स होता है, और अगर गुड्स एज अ फ्रेश सप्लाई की तरह गुड्स रिटर्न होती है तो उसके सेल वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू पे जो जीएसटी लगा हुआ है उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है उस मैन्युफैक्चरर को जिसको गुड्स अल्टीमेटली रिटर्न करके डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। आइए बच्चों, सर नेक्स्ट सर्कुलर पढ़ते हैं क्या, अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आपने गुड्स की बात करूंगा आपसे, अगर आपने गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो ऐसे केस में यू विल हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और सर जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने की लायबिलिटी से वो जो आपकी लायबिलिटी जितना गुड्स रिटर्न हो रहा है उतना लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा, और अगर आपका लायबिलिटी पेएबल नहीं आ रहा है तो क्रेडिट नोट ही है केवल, तो ऐसे केस में आप उतने टैक्स का रिफंड ले सकते हो। और हाँ, अगर ये सेम केस सर्विसेज का भी होगा तो भी सेम प्रोविजन अप्लाई होगा, आप क्रेडिट नोट इशू कर देंगे और जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने की लायबिलिटी से उतना लायबिलिटी कम हो जाएगा जितना जीएसटी का अमाउंट था। सेकंड थिंग, अगर आपका लायबिलिटी नहीं है तो यू कैन क्लेम द रिफंड। तो अब सर मान लो कभी सर्विसेज के केस में एडवांस रिसीव हुआ था, अब एडवांस रिसीव हुआ, आपने कस्टमर को रिसीट वाउचर इशू किया और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और आपने बाद में क्या किया, उसको रिफंड वाउचर इशू करा। क्लियर। तो ऐसे केस में जितने अमाउंट का आपने रिफंड वाउचर दिया उतना प्रोपोर्शनल जो जीएसटी का अमाउंट बनता है उतना आप गवर्नमेंट से रिफंड लेके आ सकते हो, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम से बच्चों। क्लियर, डन। आइए, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट, अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो या अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, भले गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, तो आपके लिए प्रोविजन अप्लाई होता है। पर कब, अगर इन any of the preceding financial year from 2017-18 onwards आपका aggregate turnover was exceeding rupees 5 crore, तो आपके लिए ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। ई इनवॉइस के प्रोविजन बोलते हैं क्या, कि सर आप जो भी B2B सप्लाई कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको जो इनवॉइस की सारी इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट जो है वहां जाके इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन पंच करनी पड़ेगी, इनफॉर्म नंबर GST INV01, और वहां पे सर क्या होगा, एक ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, वहां पे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा जिसके अंदर IRN नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड होगा। क्लियर, ये सिस्टम होता है और आपको वो
क्यूआर कोड जो होता है वो आपके इनवॉइस प्रिंट करना पड़ता है। ओके, ये हो गया क्या इनवॉइस का प्रोविजन। पर हाँ, दिस इनवॉइस के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग पर्संस। फर्स्ट क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। बेटा ध्यान ना, एसईजेड डेवलपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एसईजेड यूनिट, एसईजेड यूनिट को ई इनवॉइस इशू नहीं करना है, एसईजेड डेवलपर को ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा B2B सप्लाई के केस में। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर, सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्जीबिशन और एडमिशन टू दी सिनेमेटोग्राफी फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन एंड सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल ये ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल है। अब ध्यान देना बच्चा, एक सर्कुलर दे रखा है नीचे, वो सर्कुलर बोलता है क्या, ये रहा सर्कुलर कि सर यहाँ पर जैसे बैंकिंग कंपनी को एग्जाम किया है तो पूरी एंटिटी एज अ होल को एग्जाम किया है। अब वो बैंकिंग कंपनी कोई भी सप्लाई करे, जैसे उसने बुलियन सप्लाई किया है, गोल्ड सर ज्वेलरी वगैरह बेची है, सर गोल्ड कॉइन वगैरह बेचे, तो भी उसको ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अब सर ध्यान रखना बेटा, जिन लोगों के लिए ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं उनको ई इनवॉइस के फॉलो करना कंपलसरी है। उन्होंने अगर किसी और फॉर्मेट में बिल इशू किया तो ऐसे कैसे मानेंगे, उन्होंने इनवॉइस इशू किया ही नहीं। और सर ऐसे बिल के बेस पे कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा और सर सप्लायर को भी पेनल्टी लगेगी फॉर नॉन इशुएंस ऑफ इनवॉइस। सेकंड थिंग, कमीशन चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को एग्जाम भी कर सकता है। प्लस ध्यान देना बेटा, यहाँ पे डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपी में इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने ई इनवॉइस इशू किया काम हो जाएगा बेटा उससे ही। प्लस जिन लोगों के लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस एग्जाम्प्ट है उनको अपने बिल पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वी हैव बीन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस ऑल्दो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन द थ्रेशोल्ड फॉर ई इनवॉइस प्रोविजंस। क्लियर, डन। आइए सरकार, अब सर अगर ना बेटा, अगर आपने सप्लाई किया है किसको, ऐसे लोगों को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह बेटा, तो फॉर द पर्पस ऑफ सर जीएसटी उनको भी रजिस्टर्ड पर्सन माना जाता है, ऑल्दो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। तो सर ऐसे केस में जब मैं उन लोगों को जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को सप्लाई कर रहा हूं तो ऐसे केस में उसको B2B सप्लाई मानेंगे, और B2B सप्लाई मानेंगे तो ऐसे केस में ई इनवॉइस के प्रोविजंस वहां पे भी अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर, डन। आइए डायनामिक क्यूआर कोड, बड़ा अच्छा पॉइंट है। B2C सप्लाई के केस में ये प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अगर मेरा फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन ₹500 करोड़, तो ऐसे केस में डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे केस में जब मैं B2C सप्लाई कर रहा हूं, मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, तो ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर इनवॉइस पे एक डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट करना पड़ेगा सो दैट कस्टमर उसको स्कैन करके डायरेक्ट वन गो में पेमेंट कर पाए। बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। सर अब डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। सर ये ध्यान देना बच्चों, ये 4 पॉइंट तो सेम जो वहां पे भी थे। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर, और सर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में अगर आप टिकट खरीद रहे हो तो बेटा हाँ है ना भाई। प्लस ओआईडी सर्विस सप्लायर जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं, वहां पे भी डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ओआईडी सर्विस वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी और एसईजेड यूनिट एक्स्ट्रा है जिनके लिए प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। क्लियर। अब सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया गया, अगर डायनामिक क्यूआर कोड ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल है और आपने इनवॉइस पे डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं किया, पर आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनामिक क्यूआर कोड कस्टमर को अवेलेबल करा दिया जिसके थ्रू वो स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, तो हम मानेंगे कि आपने डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है। अगर आपने पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस पे दे दिया तो बच्चों आया ना भाई, डन। अब सर सर्कुलर आया था जब ये डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई हो रहे थे, तब बेटा सबसे पहली बात, अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, क्लियर, तो क्या ये डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई होते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि एक्सपोर्ट को एक तरह से B2B सप्लाई मानते हुए वहां पे ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, वहां पे डायनामिक जरूरत नहीं है। सेकंड, क्या क्या पैरामीटर्स और डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन द क्यूआर कोड, तो वहां बोल दिया क्या, सप्लायर का जीएसटी नंबर, सप्लायर का यूपीआई आईडी, सप्लायर का बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी इनवॉइस नंबर एंड डेट, total invoice value and GST amount along with the breakup, CGST, AGST, IGST, cess. Clear. Further, dynamic QR code should be such that it can be scanned to make the digital payment. Ultimately purpose क्या है dynamic QR code का, कि सर कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सर की फैसिलिटी मिल जाए, वो जस्ट एक स्कैन से पेमेंट कर दे। जैसे आप कभी भी किसी दुकान से कुछ खरीदते हो, वहां देखना पेटीएम का, गूगल पे का जो क्यूआर कोड लगा होता है वो होता है स्टैटिक क्यूआर कोड। सर वहां पे क्या होता है, आप जब स्कैन करके पेमेंट करते हो तो वहां पे आपका अमाउंट टाइप करना पड़ता है, फिर आप पेमेंट करते हो। यहाँ पे क्या होगा सर, हर डायनामिक क्यूआर कोड उस इनवॉइस से लिंक्ड है जिसका आपको पेमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे। जैसे आप मैकडी गए, मैकडी में देखना आप सर, कई बार वो पोस्ट मशीन होती है ना, कार्ड वाली मशीन, सर वहां पे डायनामिक क्यूआर कोड दिखता है, आप चाहे तो उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो बेटा, हाँ है ना भाई। तो वहां पे जब स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे, वहां देखना वो इनवॉइस से लिंक्ड डायनामिक क्यूआर कोड, हर इनवॉइस का सेपरेट डायनामिक क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करेंगे, आपको अमाउंट को टाइप करने की जरूरत नहीं, आपके इनवॉइस में जो अमाउंट आ जाएगा उसमें, और डायरेक्ट आप वन गो में पेमेंट कर सकते हो। दिस इज द फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट, क्लियर, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है, पर ये एप्लीकेबल है उन्हीं के लिए जिनका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम
2018 onwards is exceeding rupees 500 करोड़ उनके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब सर आगे कुछ पॉइंट आएंगे, मैं यहीं से लिंक करके बताता बच्चा आपको। सर जैसे आपको अभी मैंने पढ़ाया सर्कुलर के थ्रू कि सर डायनेमिक क्यूआर कोड में क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है क्या, सप्लायर का यूपीआई आईडी। बेटा सर इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला क्या, सप्लायर का यूपीआई आईडी अगर है तो सर सप्लायर का यूपीआई आईडी इज लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट ओनली ना बेटा, तो क्या ये पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी अलग से हो चाहिए? आंसर इज नो। क्लियर? आगे एक पॉइंट ने क्लेरिफाई किया कि इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, सर क्या सप्लायर का यूपीआई आईडी चाहिए? अब मान लो सर मैंने परचेजिंग किया किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू परचेज किया और मुझे जो पेमेंट करना पहले ईसीओ के अकाउंट में करना है और फिर वो आपस में अकाउंट सेटलमेंट कर देंगे, तो ऐसे केस में सर यूपीआई आईडी किसका लिखना है? तो ये बोला क्या, जिस पर्सन को मुझे पे करना है, जैसे ईसीओ को पे करना है या एजेंट को पे करना, उसका यूपीआई आईडी लिखोगे चल जाएगा बेटा। फिर यहाँ पे लिखा है इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट। अब बात आती है क्या, सर इनवॉइस नंबर, अब जैसे बिग बाजार हो गया या मैकडी वगैरह हो गया, यहाँ पहले आप पेमेंट करेंगे फिर इनवॉइस जनरेट होगा बेटा। क्लियर? अब जैसे रिलायंस का स्मार्ट बाजार वहां जाएंगे, लाइन में खड़े बेटा, आप पहले पेमेंट करेंगे फिर वो इनवॉइस प्रिंट करता है। तो ऐसे केस में सर पेमेंट करते वक्त वो आपको क्या करेगा, किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल कराएगा। क्लियर? उसको स्कैन करके आप चाहे तो पेमेंट करें, चाहे तो कैश पेमेंट करें, चाहे तो किसी भी मोड से पेमेंट करें बेटा, पर उसको डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल कराना पड़ेगा। क्लियर? अब सर डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल कराएगा तो उसमें इनवॉइस नंबर कैसे होगा? इनवॉइस तो बाद में बनेगा बेटा। तो ऐसे केस में यहां बोल दिया क्या, वहां पे सर यूनिक ऑर्डर आईडी या यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर अगर उसने डाल दिया, क्लियर, तो ऐसे केस हम मान लेंगे आपने यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया, क्योंकि वहां पे इनवॉइस नंबर तो बाद में जनरेट होगा बेटा। क्लियर? चल जाएगा। टोटल इनवॉइस वैल्यू, इसके लिए भी एक पॉइंट बोला, मान लो मेरे को 10,000 रुपए का मैंने शॉपिंग किया पर मेरे पास 2,000 रुपए का कोई वाउचर है या मैंने 2,000 रुपए का एडवांस पेमेंट कर रखा है और अल्टीमेटली मुझे पेमेंट कितना करना बेटा, 8,000 का करना है। अब मुझे बताओ डायनेमिक क्यूआर कोड में अमाउंट कितना मेरे को लिंक करना पड़ेगा? केवल 8,000 ही लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली पे कितना करना है, 8,000 ही पे करना है। क्लियर? डन। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट थे कुछ जो आगे आएंगे, मैंने यही पढ़ा दिया बच्चा आपको, जो पॉइंट आएंगे मैं बता दूंगा। हो गया बेटा ऑलरेडी पॉइंट। सर यहाँ पे सर ऑलरेडी पॉइंट मैंने कवर कर लिया बच्चों। अब सर यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, आपने अगर प्रीपेड इनवॉइसेस है, क्लियर, वेयर पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आपने डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया कस्टमर को, तो उसका पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस अगर आपने बिल पे मान लिया, बिल पे लिख दिया है, तो ऐसे कैसे मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर दिया है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, सर डायनेमिक क्यूआर कोड का रिक्वायरमेंट क्या है, अल्टीमेटली फैसिलिटी क्या है? कस्टमर को फैसिलिटी मिलना चाहिए कि वो पेमेंट कर पाए। अब वो पेमेंट उससे करे ना करे बात अलग है, आपको कस्टमर को अवेलेबल कराना पड़ेगा ये फैसिलिटी। क्लियर? अब ध्यान देना बच्चों, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर या कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपने सप्लाई किया, अब वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो सर जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना इनवॉइस इशू करता है उसको तो डायनेमिक क्यूआर कोड देना ही पड़ेगा, प्लस जब सप्लायर अपना ओरिजिनल इनवॉइस इशू करेगा उसको भी डायनेमिक क्यूआर कोड उस पर प्रिंट करना पड़ेगा। ओके डन। अब सर आइए सर कुछ फर्दर इंक्वायरी, जैसे आपका कस्टमर कौन था, यूआईएन होल्डर है, तो कस्टमर अगर यूआईएन होल्डर है तो उसको भी B2C मानते हैं बेटा, उसको भी अनरजिस्टर्ड पर्सन मानते हैं, और ऐसे केस में डायनामिक क्यूआर कोड प्रोविजन वहां अट्रैक्ट होंगे अगर आपने सप्लाई किया किसको, यूआईएन होल्डर्स को। सेकंड, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। देन ये भी ईसी और एजेंट वाला मैं पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं बेटा यहां पर। अच्छा ध्यान देना बेटा, अगर आपके कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है, आपने सर्विसेज सप्लाई करी है, सर्विसेज सप्लाई करी पर प्लेस ऑफ सप्लाई उसका इंडिया ही हो रहा है, तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आ रहा। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आ रहा, तो सर ऐसे केस में कस्टमर अनरजिस्टर्ड है और एक्सपोर्ट नहीं है, तो ये तो डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई हो गए। यहां गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई करके बोला क्या कि सर कस्टमर अगर आउट ऑफ इंडिया है सर्विसेज के केस में और सर्विस टेक्निकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आ रही, फिर भी उसको डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। कारण क्या है, वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन इंडिया में डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट कर ही नहीं पाएगा, वो तो सर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या फिर INR में पेमेंट करेगा, जो भी अप्रूव्ड RBI अप्रूव्ड मीडियम होगा उसके थ्रू पेमेंट करते बेटा, वहां पे डायनेमिक क्यूआर जरूरत नहीं होती अगर कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है तो। क्लियर? इनवॉइस नंबर बाद में जनरेट करोगे चल जाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, यूनिक ऑर्डर आईडी नंबर या सेल्स रेफरेंस नंबर डालोगे चल जाएगा। क्लियर? पार्ट पेमेंट या एडवांस पेमेंट की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका बच्चों की नेट अमाउंट जो होगा वही डायनेमिक क्यूआर कोड में आना चाहिए, 10,000 माइनस 2,000 8,000 ही लिखो चलेगा। क्लियर? आइए सर आ रहा है क्या, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, क्या टैक्स ले सकते हो? आंसर इज नो। सेकंड थिंग, आप अगर रजिस्टर्ड हो क्या आपकी मर्जी होगी उतना टैक्स लोगे? नो। जितना टैक्स लगता है उतना ही आप कस्टमर से लोगे। जैसे मान लो 28% रेट ऑफ टैक्स है, 50% एग्जम्पशन दे रखा है किसी गुड्स या सर्विस पर, तो आप 14% ही टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, कस्टमर ज्यादा नहीं ले सकते। देन जो भी अमाउंट ऑफ टैक्स हमने पढ़ा, क्लियर, जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स इनवॉइस से जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू टैक्स है सर वहां पे आपको टैक्स अमाउंट अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा, इंक्लूसिव जीएसटी का आप इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। इसी के साथ ये पूरा डॉक्यूमेंट्स वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप मजा आ रहा होगा, आई होप पावर मिल रहा होगा, आई होप सर
यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स एंड रिवीजन आपके इन पे फटाफट हो रहा होगा. डू शेयर, डू लाइक एंड डू कमेंट. सर ये जो मेहनत है सर, इसको सर आप जब कमेंट में लिखते हो माहौल जबरदस्त शानदार, तो सर एनर्जी मेरी डबल हो जाती है. तो सरकार क्या लिखा मैंने आपके लिए, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट. एंड सर सपने उन्हीं के पूरे होते जो सपने देखते हैं, पर सपने उनके पूरे कभी नहीं होते जो केवल सपने देखते हैं. इसलिए सपने देखो, बड़े सपने देखो और उसके लिए उतना ही मेहनत करो. वी ऑल आर विथ यू. हमारी सारी दुआएं आपके लिए है. माहौल बनेगा शानदार वाला. लव यू लॉट. टेक केयर. बाय बाय.